हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्यधारिता के लिए सूत्र की स्थापना की थी। इससे पहले हम लोग संधारित्रों के श्रेणी संयोजन के सूत्र की स्थापना कर चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों सूत्रों पर आधारित कुछ सवालों को देखेंगे। इससे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा क्या कहता है ये कि सी धारिता के n एक जैसे संधारित्रों के समांतर संयोजन की धारिता Cp तथा श्रेणी संयोजन की धारिता Cs है। तब नंबर 1 में हम कह रहे हैं Cp तथा Cs ज्ञात करें। नंबर 2 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए Cp बटे Cs की वैल्यू n स्क्वायर होगी। नंबर 3 में सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cs बराबर n स्क्वायर माइनस 1 बटे n इंटू सी। तो हम देखते हैं, इसको करेंगे सॉल्यूशन। समांतर नंबर 1 समांतर संयोजन की तुल्यधारिता कैसे निकलेगी भाई? Cp बराबर C प्लस सी प्लस सी प्लस सी कितनी बार? n बार। n पद होंगे, दैट मीन्स जोड़ करके आ जाएगा NC। जबकि श्रेणी संयोजन के लिए 1/CS बराबर है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C n पद। ये हो जाएगा बेटा n बटे C। इम्प्लाई दैट CS को जब हम निकालेंगे उलट करके, CS बराबर C बटे n। ये रिजल्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, आगे याद रखा जाएगा कि अगर एक जैसी धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो धारिता C बटे n रह जाती है, 1 बटे n गुनी। फॉर एग्जाम्पल हम कहें 5 को जोड़ दिया तो C बटे 5 हो जाएगी, 3 को जोड़ दिया तो C बटे 3 हो जाएगी, 2 को जोड़ा, 2 एक जैसे जोड़े तो C बाई 2 हो जाएगी, और 12 को जोड़ा तो C बाई 12 हो जाएगी। इस बात को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा एक आंसर हुआ भाई, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि Cp और Cs का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने क्या करा, Cp और Cs तो हम निकाल चुके, अब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। सेकंड पार्ट, Cp बटे Cs बराबर है NC बटे C बटे n। ये n जो है ऊपर चला जाएगा भाई, NC इंटू n बटे C। इट इम्प्लाई दैट Cp बटे Cs बराबर n स्क्वायर। C से C कैंसिल हो जाएगा, प्रूव। तीसरा पार्ट भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। Cp माइनस Cs है NC माइनस C बटे n। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, n स्क्वायर C माइनस C बराबर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू C अपॉन C। प्रूव। आइए अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। इसमें एक परिपथ दिखाया गया है और इसमें पूछा गया कि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सपोज करो अगर ये सवाल यूँ दिया होता, A और B ना लिखे होते और यहाँ भी ना लिखता हो, वो कहता केवल यूँ कह देता तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं है।
जब तक किसी परिपथ का चित्र बनाया गया हो उसमें कहता है तुल्य धारिता पूछ रहा है, और तुल्य धारिता के बारे में ये ना पता किस कौन कौन से बिंदुओं के बारे में पूछा है तुल्य धारिता, तो ऐसे किसी सवाल का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर कहा उसने ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका मतलब ये होता है कि हम किसी एक बिंदु से प्रारंभ करेंगे, बिंदु ए से सपोज करो, और हम चलेंगे कि बिंदु ए से एक आवेश चलता है क्यू। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ये आवेश जाता कहाँ है, और उसी आधार पर उसी के द्वारा हम लोग ये तय करेंगे कि समांतर क्रम है या फिर श्रेणी क्रम है। और हमें पहुंचना कहाँ होता है? जब कहा ए से बी तक, ए से बी के बीच, इसका मतलब आवेश चलेगा ए से और जाएगा बी तक। तो हमें देखना है ए से बी तक कैसे पहुंचेगा आवेश। तो जरा देखिए, जब ये आवेश ए से चला तो सबसे पहले इसे एक मिला संधारित्र बी, सॉरी ये 2 म्यू एफ। यहां से आगे जाते समय कहीं आवेश बटा नहीं, सीधा इस पर गया। तो इसका मतलब ये जो संधारित्र है बाकी सबके साथ श्रेणी क्रम में होगा। अब जो यहां से आवेश निकला वो यहां जाकर के 2 जगह बट गया। इसका मतलब ये दोनों ब्रांचेज समांतर क्रम में हैं। अब इसमें एक चीज देखने वाली होती है कि जब रास्ते कई हो जाते हैं तो हमें ये तय करना होता है हमें कौन से रास्ते पर चलना है। तो इसमें देखिए एक रास्ता आपको दिखेगा सरल, एक थोड़ा जटिल होगा। तो जो आसानी से बी तक पहुंचता हो उसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और जिसमें कई संधारित्र जुड़े हों, कईयों को पार करके बी तक जाएगा, सबसे पहले उसे पकड़िए और उसे सरल कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो अकेला है, इसे तो जब चाहे पकड़ लेंगे। यहाँ चलिए, अब आवेश गया यहाँ पर, और जो आवेश यहाँ बटा नहीं, अब जो आवेश यहाँ गया वही आगे निकल करके इस पर गया। तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और ये जो पूरी ब्रांच होगी वो इसके साथ समांतर क्रम में होगी। तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने से पहले हमें इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। चलिए जी करते हैं सॉल्यूशन। 2 म्यू एफ के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता, वैसे मैंने बता रखा जब 2 बराबर धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में हो जाएं, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो जाएं तो धारिता आधी रह जाती है। लेकिन फिर भी हम एक दूसरा तरीका अपना लेते हैं, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये रूल मैंने आपको बताया था, यानी कि 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2, यानी कि 4 बटे 4, यानी कि 1 म्यू एफ। इन दोनों की धारिता 1 म्यू एफ रह गई। इस ब्रांच की पूरी धारिता 1 म्यू एफ है, और ये इसके साथ कैसे समांतर क्रम में। अब 1 म्यू एफ 1 म्यू एफ के समांतर संयोजन की धारिता बराबर है 1 प्लस 1, यानी कि 2 म्यू एफ। अब ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे की धारिता आ गई हमारे पास 2 म्यू एफ। अब हम इनको अलग अलग 3 संधारित्रों के रूप में नहीं गिनेंगे। अब हमारा ये एक संधारित्र रह गया जिसकी पूरे की धारिता 2 म्यू एफ है, और ये इस पूरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। अब टू म्यू एफ श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता बराबर 2 इंटू 2 बटे 2 प्लस 2, यानी कि 1 म्यू एफ। ये आंसर हो गया। आइए अब एक और नए एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। इसमें देखिए एक चित्र दिखाया हुआ है, इसमें वही बात है कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले बताया कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मतलब ए से आवेश को लेकर के चलिए और देखिए वो कहाँ बढ़ता है या कहाँ सीधा जाता है।
हमने देखा यहाँ पर जैसे ही हम ऐसे आवेश लेकर के चलेंगे तो यहाँ आवेश दो रास्तों पर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये वाला पूरा रास्ता और ये वाला पूरा रास्ता, दोनों ब्रांचेज, ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है। अब किसी एक ब्रांच को पकड़ो या देख लो पहले जटिल कौन सी है, सरल कौन सी है। सरल को छोड़ दो, जटिल को पकड़ लो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर बाई चांस की बात है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच लगभग एक जैसी दिख रही है दोनों में, तो किसी भी एक को पहले सरल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पर चलेंगे, इस वाले रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि ये आवेश जो यहाँ से चला सीधा इस पर जा रहा है, तो इस वाले रास्ते पर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो आवेश इस पर गया फिर उसके बाद ये आगे गया, यहाँ जा कर के बटा। तो जब ये बटा, ये दोनों तो समांतर क्रम में, लेकिन ये दोनों मिलकर के जो आवेश पूरा इस पर गया वही आगे गया। तो इसका मतलब ये इस पूरे के साथ श्रेणी क्रम में, ये दोनों पहले समांतर क्रम में और ये इनके श्रेणी क्रम में। सबसे पहले हम लोग इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों को एक बनाओ। दो म्यू एफ के समांतर संयोजन की धारिता टू प्लस टू इक्वल्स 4 म्यू एफ। अब ये पूरा एक हो गया 4 और जितना आवेश इस पर आया उतना ही आगे गया 4 पर, तो ये 4 और ये 4 श्रेणी क्रम में। 4 म्यू एफ 4 म्यू एफ के श्रेणी क्रम की श्रेणी संयोजन की धारिता आधी रह जाएगी भैया 4 गुणा 4 बटे 4 प्लस 4, 4 चौक 16 बटे 8 यानी कि 2 म्यू एफ। तो इस पूरी ब्रांच की धारिता 2 म्यू एफ आ गई। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, जैसे हमने यहाँ देखा बिल्कुल उसी तरीके से ये आवेश सीधा अकेले पे गया, तो इसका मतलब ये जो भी है ये संधारित्र आगे वालों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ जाने के बाद आवेश बट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बटा तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं। पहले हम इन दोनों को सरल करेंगे। 3 म्यू एफ की तुल्य धारिता समांतर क्रम है, इसलिए जुड़ गई 3 + 3 = 6 म्यू एफ। ये 6 और ये 6 श्रेणी क्रम में। 6 म्यू एफ की तुल्य धारिता बराबर 6 गुणा 6 बटे 6 प्लस 6, 36 बटे 12 बराबर 3 म्यू एफ। ये पूरी 3 म्यू एफ आ गई, ये पूरी 2 म्यू एफ आ गई, और ये दोनों कैसी हैं समांतर क्रम में। 3 म्यू एफ व 2 म्यू एफ के समांतर क्रम की तुल्य धारिता C बराबर 3 + 2 यानी कि 5 म्यू एफ। इम्प्लाई दैट A व B के बीच धारिता बराबर 5 म्यू एफ। ये हमारा आंसर है। आइए अब हम लोग धारिता चैप्टर के एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा है क्या, कहाँ से आती है और क्यों पैदा होती है, पहले हम लोग उसे समझते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम लोगों को एक बैटरी को उस संधारित्र की प्लेटों के बीच जोड़ना पड़ता है। जैसे ये वाली प्लेट, ये टर्मिनल जो इसका नेगेटिव होता है छोटा वाला, ये बड़ा वाला टर्मिनल जो है पॉजिटिव होता है। जैसे ही हम लोग इस बैटरी को संधारित्र की प्लेटों के बीच जोड़ते हैं तो संधारित्र जो है बैटरी जो है वो एक प्लेट से आवेश को दूसरी प्लेट की ओर ले जाना स्टार्ट कर देती है। कैसे? वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेती है और इस दिशा में भेजना शुरू कर देती है।
इसका मतलब जैसा कि हम लोग जानते भी हैं भाई बैटरी क्या है, बैटरी जो है धारा देती है, और धारा किधर से निकलती है, बैटरी की धारा जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, और धारा का मतलब होता है धनावेश का प्रवाह। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका मतलब धारा यूँ चलेगी, और इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन यूँ चलेंगे। तो ये बैटरी क्या करती है, इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले करके इस दिशा में भेजना शुरू कर देती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे ये वाली प्लेट नेगेटिव होती चली जाती है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव होती चली जाती है। और जितना ज़्यादा ये आवेश इकट्ठा होने लगता है, इतना ही इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव आवेश इधर जा रहा है, तो हम उल्टा कह सकते हैं पॉजिटिव आवेश इधर जा रहा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं ये प्लेट VB पोटेंशियल पर है और ये VA पोटेंशियल पर है, और हम लोग Q आवेश को इस प्लेट से लेकर के यूं भेज देते हैं। तो हम लोग जानते हैं हमें एक कार्य करना पड़ता है, W बराबर Q इंटू VB माइनस VA। इस आवेश को इस प्लेट से इस प्लेट तक भेजने के लिए हमें, यानी कि वास्तव में बैटरी को कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है, इतना। और ये कार्य इस संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन अब होगा क्या, जैसे ही आप लोग ये वाला आवेश देंगे तो ये विभवांतर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आपको और आवेश देने के लिए पहले की तुलना में और भी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो उसका विभवांतर स्थिर नहीं रहता बल्कि बढ़ता चला जाता, और एक लास्ट में जा कर के संधारित्र का विभवांतर एग्जैक्टली इस बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है, और उसके बाद धारा का प्रवाह रुक जाता है। चूँकि हमने अभी कहा क्या कि चूँकि ये विभवांतर स्थिर नहीं है, इसलिए हम सीधे ऊर्जा या कार्य की गणना W बराबर Q इंटू VB माइनस VA से नहीं कर सकते, बल्कि हम लोगों को कुछ और काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके इस ऊर्जा को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए माना कि एक C धारिता का संधारित्र, माना कि C धारिता का संधारित्र एक बैटरी की सहायता से आवेशित किया जा रहा है। मान लीजिए आवेशन की क्रिया के दौरान किसी क्षण संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है। तब हम लोग जानते हैं Q बराबर, चलिए Q है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V है, ठीक है। अब V विभवांतर पर संधारित्र को एक सूक्ष्म आवेश dq देने में बैटरी द्वारा कृत कार्य dw बराबर dq इंटू वी। वही फार्मूला लग रहा है हमने, W बराबर होता है Q इंटू VB माइनस Q इंटू विभवांतर। ये फार्मूला लगाया, केवल इतना फर्क रखा हमने यहाँ पर, चूँकि विभवांतर नियत नहीं है तो पूरा आवेश हम लोग एक साथ नहीं दे सकते, उसके लिए कार्य की गणना नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे सूक्ष्म पार्ट में बांट करके करना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता हूँ, इसलिए संधारित्र को कुल Q आवेश देने में कृत कार्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाई इंटीग्रेट करेंगे, W बराबर होगा इंटीग्रल V dq। और जहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में जब हमने बैटरी को जोड़ा था
उस समय संधारित्र के ऊपर आवेश कितना था, 0। और लास्ट में हम कहते हैं जब पूरा संधारित्र आवेशित हो चुका है तो उस समय मान लीजिए आवेश कितना है, Q। तब हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाते हैं Q की। स्टार्टिंग में Q का मान कितना था, 0, और लास्ट में Q का मान है Q। अब इसमें एक चीज और करते हैं। ये हम लोग जानते हैं, हमने कहा था कि आज जब आवेश Q है तो विभवांतर V है। अब चूंकि Q बराबर होता है CV, इसलिए मैं V की जगह पर यहाँ रख देता हूँ Q/C रख देता हूँ। अब रिजल्ट आएगा ये, इसलिए W बराबर इंटीग्रल Q बराबर 0 to Q/C dQ बराबर 1/C कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रल Q dQ, Q बराबर 0 to Q। और हम लोग इंटीग्रल का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। इंटीग्रल x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1/n+1। इसलिए इंटीग्रल x dx क्या होगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रल x की पावर 1 dx, और इसका मतलब होता है x की पावर 1+1/1+1, इसका मतलब होता है x²/2। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये x dx की जगह क्या q dq है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। 1/c इंटीग्रल हो गया q²/2, और लिमिट लगाएंगे q की वैल्यू q to 0 to q। तो सबसे पहले q की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, बाद में माइनस लगा करके नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाता है, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 1/2c ब्रैकेट q² - 0², यानी कि 1/2c इंटू q²। अब हम करें, ये जो कार्य किया है किसने, बैटरी ने। संधारित्र को आवेशित करने के दौरान बैटरी ने जो कुल कार्य किया वही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, इम्प्लाई दैट ये हो गई बराबर 1/2, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ Q²/2c। इस फार्मूले में हम लोग तो चेंज भी करेंगे, चूंकि Q बराबर होता है CV, इसलिए U की वैल्यू जो हो जाएगी, U हो जाएगी CV रखेंगे इसका Q की जगह, तो CV का होल स्क्वायर/2c, C²V²/2c, और C से C कैंसिल हो जाएगा, एक C बचेगा 1/2CV²। और अब अगर मैं एक काम फिर से कर दूं, पुनः Q बराबर CV से C बराबर Q/V रखने पर यहां रख देता हूं, U बराबर होगा 1/2 C की जगह Q/V, और V², एक V कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/2 QV। इस तरीके से हमारे पास आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के 3 सूत्र मिलते हैं। इसलिए U बराबर है हाफ QV हाफ CV² प्लस बराबर Q²/2c
जहां पर Q संधारित्र पर अंतिम आवेश है, जहां पर V संधारित्र का अंतिम विभवांतर है। इस प्रकार से हम लोग संधारित्र की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम लोग एक आर्टिकल और करते हैं इसी से जुड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसे कि हम लोग पढ़े, संधारित्र होता है जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, दो प्लेटें हैं धातु की, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे हम जानते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि चारों तरफ से डिब्बा सा बन गया, बंद हो गया, तो इस डिब्बे का जो आयतन होगा वो होगा एक साइड का क्षेत्रफल a और गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d, a इंटू डी, ये इसका आयतन होगा। संधारित्र की, जैसे हम कह रहे हैं संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, ये रहती कहाँ है? हम जानते हैं जब संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, और वास्तव में ये जो ऊर्जा है ये इन्हीं प्लेटों के बीच में स्थापित हुए विद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा के रूप में ही संचित रहती है। कितने आयतन में? a इसका क्षेत्रफल है, d बीच की दूरी है, तो ad आयतन में संचित रहती है। अगर हम लोग ये निकाल लें कि ad आयतन में अगर इतनी ऊर्जा है तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, उसे निकाल लें, तो इस ऊर्जा को ही हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसे हम लोग निकालेंगे अभी यहाँ पर। आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और बीच की दूरी d है, जबकि इस प्लेटों के बीच का स्थान जो है वायु द्वारा भरा हुआ है। तो अब संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मान लीजिए संधारित्र को अंतिम विभवांतर कैपिटल V तक आवेशित किया जाता है, तो हम कहेंगे संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी ये। तब संधारित्र की ऊर्जा कैपिटल U बराबर हाफ CV स्क्वायर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 1/2, C की जगह रख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच घिरे हुए आयतन, कितना आयतन है? AD। संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन AD है। AD स्थान में स्थापित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ये तो हम लिखते हैं यह ऊर्जा प्लेटों के बीच घिरे AD आयतन में विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इसलिए हमने कहा AD आयतन में कितनी ऊर्जा है, जो ऊपर लिखी फार्मूले से, चूंकि AD आयतन में ऊर्जा बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर,
इसलिए एकांक आयतन में ऊर्जा एक बटे दो, इसे लिखता हूं मैं ऊपर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू वी स्क्वायर बटे ए डी। एक ए से ए कट जाएगा और ये डी चला जाएगा नीचे। दिस विल गिव यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ इम्प्लाई दैट, यू लिख दिया हमने, छोटा यू, बड़ा यू पूरी ऊर्जा को बड़ा यू, छोटा यू किसे लिखा गया, एकांक आयतन की ऊर्जा को या ऊर्जा घनत्व को लिखा गया है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और मैं v और d को एक साथ लिख करके लिख देता हूँ v/d का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते होंगे v/d क्या होता है भाई, v/d है प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु v/d बराबर E प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसलिए आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र यद्यपि हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के रूप में निकाला है, लेकिन वास्तव में ये विद्युत क्षेत्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र है, और ये हर प्रकार के विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के लिए सत्य है।